हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करने वाले कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल जो है आने वाले समय में इन डिफेंस कंपनीज में हो सकता है और क्या हमें यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सारे प्रोज एंड कॉन्स सब चीजों के बारे में इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बना के रहेंगे। 2047 का टारगेट दिया गया हुआ है। ठीक है, तो अभी भी पूरे पूरे 22 साल है। और देखिए यहाँ पे बताया भी गया, अगर आपको 22 साल में इंडिया को अगर डेवलप्ड नेशन बनना है तो लगभग 8% की जीडीपी ग्रोथ एवरी ईयर होनी ही चाहिए, तब हम 22 साल में ये गोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरी बात, मार्केट में अगर आपको जब पता है 22 साल, और कोई भी डेवलप नेशन आप उठा के देख लीजिए, चाहे आप सबसे पहले तो आप डेवलप नेशंस में देखें तो सबसे पहले है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है जर्मनी, उसके बाद इंडिया, उसके बाद जापान। अगर इन पांचों ही देशों में देखा जाए तो चाइना एंड द यूएस सबसे ज्यादा डिफेंस पे भी पैसा लगाते हैं। और देखिए ये दोनों बहुत ही बड़ी कंट्रीज है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन उसके साथ साथ ये डिफेंस पे भी उतना ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। क्योंकि अगर आप मानते हैं इंडिया आने वाले टाइम पे सुपर पावर बनेगा तो इंडिया को अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ाते रहना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना एंड यूएस के कंपैरिजन में हमारा जो डिफेंस का बजट है वो बहुत ही ज्यादा पीछे है। चलिए आपको इसको डेटा की मदद से दिखाता हूं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है एक। ठीक है, इस रिपोर्ट में अगर आप इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना, ये है ओवरऑल वर्ल्ड में अगर 100 रुपया खर्च होता है डिफेंस के ऊपर ओनली, तो उसमें से कौन सा देश कितने पैसे लगाता है उस 100 रुपए में से। तो आप देख सकते हैं उस 100 रुपए में से 37 रुपए अकेला यूएसए लगाता है डिफेंस पर। उसका चाइना 12 रुपए खर्च करता है, रशिया 5.5 रुपए, जर्मनी 3.3, इंडिया 3.2। तो अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम पे चाइना यूएस के बराबरी हम करेंगे तो हमारा डिफेंस बजट भी उन्हीं की तरह बड़ा होगा ही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया और यूएस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया से यूएस जो है इंडिया से 10 गुना से भी ज्यादा डिफेंस का बजट है उनका। ठीक है, और चाइना का भी अगर आप देखें तो 4 गुना है। आई थिंक मुझे ये लगता है कि कम से कम हमारा डिफेंस बजट 5% से ऊपर तो होना ही चाहिए था। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया के डिफेंस बजट में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 2019 में 2.5% की 2% के आसपास की जंप थी, 2020 में 4.68, 2021 में 4.75। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 2022 में 4.5। तो लगातार डिफेंस बजट बढ़ रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा पैसा भी एकदम से इन्वेस्ट करना भी सही नहीं रहता, हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। और इन चीजों के साथ साथ बजट भी बढ़ा रही है हमारी गवर्नमेंट। और साथ के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज भी है जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, एक सेकंड, वो है आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। तो आप देख ही सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का भी नारा जो है वो हमारे गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आप इस डेटा को भी पढ़ सकते हैं, 1.27 लाख करोड़ इन प्रोडक्शन एंड 21,000 करोड़ इन एक्सपोर्ट, डिफेंस ऑन द फास्ट ट्रैक। ठीक है, ये जितने भी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह इनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सारी चीजें आपको खुद से स्टडी करनी चाहिए ताकि आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़े। और देखिए कॉन्फिडेंस बढ़े ना बढ़े लेकिन नॉलेज होती है अगर आप पूरा ठीक से स्टडी करेंगे। देखिए वीडियो देखने को क्या है, मैंने बना दिया, किसी और का बना दिया, आपने देख लिया, आपने पैसा लगा दिया, हो सकता है आपका पैसा बन भी जाए लेकिन आपको सीखने को क्या मिला, जीरो जीरो नॉलेज मिलेगी आपको। तो ये बात का ध्यान रखिए, लिंक्स वगैरह जो भी वीडियो आप किसी की भी देखते हैं, मेरी देखते हैं, किसी और बंदे की देखते हैं, किसी और यूट्यूबर की देखते हैं, आपको खुद से स्टडी जरूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देख के पैसा बना भी लेंगे तो कभी ना कभी धोखा जरूर खाएंगे, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं इंडिया डिफेंस बजट एलोकेशन 2013-14 में 2.53 था, 2024-25 में 6.21 लाख करोड़ था, 2.4% की इंक्रीज थी ये, तो जो कि अच्छी खासी जंप है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा डेटा नहीं है।
ठीक है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की बात करें 2014-15 में 46,429 करोड़ का था, वो सीधा बढ़ के 2023-24 में 1,27,265 करोड़ का हुआ। तो गवर्नमेंट लगातार अच्छा काम करते हुए जरूर मिल रही है। ये सारी चीजें आप पढ़ भी सकते हैं। अचीविंग न्यू माइलस्टोन, इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू अचीव अ टारगेट ऑफ 1.75 लाख करोड़ इन डिफेंस प्रोडक्शन इन द करंट फिस्कल ईयर। ठीक है, विजन की आप बात करें, इंडिया एम्स टू बी रीच 3 लाख करोड़ इन डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029। तो आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है इंडिया ने, और अभी कहां पे हैं हम 1.75। ठीक है, और अभी 23-24 के हिसाब से बात करें तो 1.27। अगर आप 5 साल के हिसाब से देखें, देखिए कोई भी यहाँ पे भी एक चीज और को आपको दिखाई दे रही होगी कि गवर्नमेंट ने भी ना 1-2 साल का टारगेट नहीं दिया। अगर आप 24 से देखें तो 29 पूरे 5 साल का टारगेट दिया है कि वो 1.27 को अगर आप डबल भी करेंगे तो आप देख सकते हैं 260 के आसपास, यानी 2.6 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है। अगर वो इतना भी अचीव करते हैं तो मेरे हिसाब से इनफ है। हालांकि देखिए रफ्तार तो हमें रखनी पड़ेगी, उन्होंने टारगेट दिया वो मीट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसके आसपास तो जरूर डेफिनेटली पहुंचना ही चाहिए अगर हमें और देशों के साथ कंपटीशन देना है। जैसे कि आपने देखा रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पहले बोला गया यूरोपियन देशों के द्वारा, यूएस के द्वारा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ट्रंप आए और आप देख ही रहे हैं कि आजकल क्या खिचड़ी पक रही है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। यूक्रेन के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका अपना डिफेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो आपको आत्मनिर्भर डिफेंस में बनना ही पड़ेगा। अभी मैं आपको और डेटा दिखाऊंगा कि हम बेशक एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, अब हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज भी हम इंपोर्ट बहुत ही हायर लेवल पे करते हैं। ठीक है, ग्रोथ इन डिफेंस एक्सपोर्ट भी आप देख सकते हैं 1,941 करोड़ से बढ़कर सीधा 21,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। डिकेडल ग्रोथ इन इंडिया डिफेंस ग्रोथ की बात करें 2004 से 14 तक 4,312 करोड़ का था, 21x तक बढ़ा है इंडिया का, 88,319 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि एक बहुत ही शानदार जंप जरूर देखने को मिले। ग्रोथ इन डिफेंस 100+ नेशन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस, फ्रांस, अर्मेनिया भी इसमें शामिल है, जो कि एक अच्छी चीज है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला था इंपोर्ट का डाटा, तो इंपोर्ट का डेटा हम देख लेते हैं, थोड़ी सी हाईलाइटेड चीजें यहाँ पे अभी और देख लेते हैं। तो ग्लोबल रैंक, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस, चाइना, रशिया एंड द जर्मनी। हम 5th नंबर पे जरूर, लेकिन अभी भी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे हम काफी ज्यादा दूर हैं, तो वो गैप हमें धीरे धीरे कम करना ही पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर 86 बिलियन इन 2024। ठीक है, comparison with Pakistan, India's spending was approximately 9 times higher than the Pakistan $10.2 billion। आप देख ही सकते हैं बहुत ही बड़ा गैप है, और पाकिस्तान का तो हमसे वैसे भी कोई मुकाबला है भी नहीं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक हाइलाइट्स की आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, import dependency still reliant on the imports for advanced systems like combat aircraft and the some critical technologies। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी हम बहुत ही भारी मात्रा में डिफेंस जो है इंपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा दिया हुआ है। लेकिन देखिए ये चीजें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये चीजें हो कहाँ रही है, लेकिन देखिए इन चीजों को होने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी वगैरह, ये इतनी आसानी से डेवलप करना इतना इजी नहीं होता है। इसमें R&D में भरपूर पैसा जाता है, जो कि इतना इजी नहीं होता कि आप सोचे कि आज बोला और कल से हो जाएगा, तो नहीं। ठीक है, हालांकि लेकिन इसको कम करने की जरूरत इंडिया को जरूर है। आप देख सकते हैं तो इंडिया इमर्ज एज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर फॉर द पीरियड 2019 एंड 20 विद द 4.7 इंक्रीज। तो ये बड़ा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि हम जब बाहर से कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में करनी पड़ती है, और आपको पता ही अगर रुपए की भी यहाँ पे धुनाई हो रही है तो हमारा रुपया और कमजोर हो रहा है, तो हमें और ज्यादा रुपया देना पड़ता है डॉलर के अगेंस्ट में। ठीक है, कंपेयर आप देख सकते हैं 2014 से 18 के बीच 4.5% का इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्टर की बात करें, द यूएस इज द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर, जो कि बाहर बेचता है। फ्रांस दूसरे नंबर पे है एंड थर्ड है रशिया। तो आप देख सकते हैं कि हथियार बनाने में भी यूएस बहुत ज्यादा, और वो भी एक्सपोर्ट करता है। और देखिए ये आपको पता ही होंगे कि जब इन चीजों की डील होती है ना, आर्म वगैरह की, वो बहुत ही बड़ी बड़ी डील्स होती है, लाखों करोड़ों की, और वो भी कई कई सालों के लिए। ठीक है, द यूएस
increased its arm exports by 17% while Russia export fell by over half। ठीक है, पिछले कुछ टाइम की बात करें तो फॉर इंपोर्ट्स इंडिया वॉज अ वर्ल्ड टॉप आर्म इंपोर्टर, रशिया रिमेन्ड India's main arms supplier, accounting for 36% of its arm imports. However, its share decreased to less than 50% for the 6 decades। तो आप मान के चलिए रशिया के साथ हमारे संबंध किस लेवल के हैं डिफेंस पे, तो खास तौर पे पिछले 60 सालों से हम 50% से भी ज्यादा जो है हथियार जो है रशिया से इंपोर्ट करते थे। आज भी हम 36% करते हैं, तो 36% भी कोई छोटा नंबर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बड़ा नंबर है 36% भी, और इसको हमें कम करना है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 36% का जो इंपोर्ट है, अगर इंडिया सिर्फ इसी को एकदम नेग्लिजिबल कर दे, तो हमारी जो इन हाउस डिफेंस कंपनियां हैं, इंडिया की डिफेंस कंपनियां हैं जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास कितनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी भी है। ये तो सिर्फ हम रशिया की बात करें इंपोर्ट करने के लिए, हम और भी देशों से करते होंगे, यूएस से भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रशिया का 36% को आप 6 या 10% के आसपास भी ले गए, तो अभी भी 26% का इंपोर्ट जो हम करते हैं, जो लाखों करोड़ों बिलियंस में होता है, वो बिजनेस हमारे ही इन हाउस कंपनीज को मिल सकता है। तो आप देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट भी है, इंपोर्ट भी है। अगर आप एक्सपोर्ट को हटा भी दें, तब भी मुझे लगता है अगर हम इंपोर्ट हटा दें और एक्सपोर्ट ना भी करें, तब भी हमारी डिफेंस कंपनीज के पास बहुत ही बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है इंडिया में बिजनेस करने की। ठीक है, यूक्रेन इमर्ज एज द लार्जेस्ट यूरोपियन आर्म इंपोर्टर, और वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो युद्ध में है तो उनको तो इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, उसके बाद डिफेंस का हमारा एक इंडेक्स भी दिया हुआ है, वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड देखिए, आप जब से लॉन्च हुआ है लगातार इसमें तेजी देखने को मिली। देखिए, पहले तो अलग तेजी थी, लेकिन उसके बाद गिरावटें भी इसमें जरूर हुई। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स जो है जो 8100 के आसपास था, वो सीधा 5000 के आसपास गया, फिर वो तेजी ने पकड़ा जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद फिर वो थोड़ी सी गिरावट। देखिए, पैसा ऐसे ही बनेगा, जिग-जैग बन के, लेकिन आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। और वो भी देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं कि हम 2047 तक पूरी तरह से डेवलप्ड नेशन बनेंगे, तो आप डिफेंस कंपनी में 2-4 साल 5 साल के लिए जाके क्या ही करेंगे। आपको बहुत ही लंबी सोच रखनी चाहिए इस सेक्टर में, तो खास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे क्लियर विजन है। ऊपर से अगर आप ये सोचेंगे कि हम कहीं और से डिफेंस खरीद लेंगे, नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। जैसा कि आप न्यूज में देख ही रहे हैं कि यूक्रेन कैसे युद्ध में फंसा हुआ है इतने टाइम से, वो भी लगातार, और अभी तक भी कोई भरोसा नहीं है कि कब उनका वो युद्ध कंप्लीट होगा या कब वो पीस वहां पे होगी। तो यही कारण है, क्योंकि वो डिफेंस पे हैविली, डिफेंस का बजट उनका बिल्कुल भी नहीं था, और सारी की सारी चीजें वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, जो देश उनको एक्सपोर्ट कर रहा हो उसके तो मजे ही मजे हैं, वो तो चाहेगा कि और युद्ध छिड़ता रहे और लंबा जाता रहे, उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो यही बात है। और वैसे भी अगर आपको सुपर पावर बनना है, तो जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, जब इंडिया एंड पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, क्योंकि ये पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया जो है उनका एक सबसे क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है, और इंडिया जो है इन्हीं फालतू की चीजों में फंसा रहे और उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, और चाइना अपना काम करता रहे, और वो आगे बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाए, या इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दे इंडिया और अपने बीच में कि इंडिया कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो चाइना ये लगातार चाहता ही है। ठीक है, तो आप बाकी पूरे सेक्टर को देख लेंगे, तो ये सारी की सारी कंपनियां हैं, और भी कंपनियां हो सकती हैं। ठीक है, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनीज है, इन सभी कंपनीज को आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। और इस पूरे ये जो 25 कंपनी, इन 25 कंपनियों में अगर आप ज्यादा ध्यान दें, टॉप 3-4 कंपनी, तो ये 3-4 कंपनी सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इनके मार्केट कैप भी देखिए 2 लाख से ऊपर है, दो कंपनियों में, एक का 52,000 करोड़, एक का 26, और बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनी है सब छोटी छोटी 3-4 हजार करोड़ की कंपनी। हालांकि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी डिफेंस में आने का मौका देंगे, उनके लिए भी रास्ते थोड़े से इजी करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस में अब प्राइवेट कंपनीज को क्योंकि एक तो गवर्नमेंट से पैसा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, इनवॉइस रेज करने वाला उनको पैसा कब मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से ये ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि इनमें बहुत ही बड़े बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
तो ये तो कंपनीज के एग्जांपल मैंने दिए, इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो और थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है ज्यादा आप गवर्नमेंट कंपनीज को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन एंड सबसे बड़ी बात पैसा, कैपिटल आपको बहुत ही ज्यादा मोटा चाहिए होता है, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास, वो भी इतनी छोटी कंपनीज के पास इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको एक शिप भी बनानी है, जहाज बनाना है, फाइटर जेट, तो वो लाखों करोड़ों के बनते हैं और लाखों करोड़ों की तो इनकी बैलेंस शीट भी नहीं है, इनका मार्केट कैप भी नहीं है, तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, फंडिंग उठाना। तो दूसरी बात, तो सरकारी कंपनियों के पास गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको पैसा देती है, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है आप गवर्नमेंट कंपनीज को थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पीडीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले एन ओवरव्यू ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोज की बात कर लेता है, सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। आपने देखा ही यूएस का एक्सपोर्ट जो पिछले 17% से बढ़ा है, ठीक है, तो जबरदस्त। नेशनल सिक्योरिटी, इट इज अ विटल फॉर अ नेशन सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग एसेंशियल इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर एंड इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, investment in defense, R&D drives innovation leading to advanced technologies that can have civilian applications। आप देख ही सकते हैं R&D पे हैवी पैसा लगता है। और देखिए टेक्नोलॉजी भी आपको एकदम सुपर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला टाइम ड्रोन्स, रोबोटिक्स वगैरह का है और खासकर साइबर अटैक्स वगैरह का भी है। तो अगर इनमें अगर आप पैसा नहीं खर्च करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है हर्षद। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, द सेक्टर प्रोवाइड्स वेरियस एम्प्लॉयमेंट opportunities from manufacturing and engineering to research and administration. Stability, the defense sector is considered stable with constant demand for its products and services, particularly during times of global insecurity. कॉन्स की बात करें तो खराब पॉइंट भी जरूर होंगे। तो सबसे पहला तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, हाई कॉस्ट and capital intensity. The sector requires massive capital investment for design, testing and deployment. तो आप देख ही सकते हैं सबसे पहले कि कैपिटल तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और वो भी बहुत ही हैवी कैपिटल, ठीक है। लेंथी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड रेड टेप कैन हिंजर प्रोजेक्ट्स एंड डिले मॉडर्नाइजेशन। तो आप देख सकते हैं बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। अगर गवर्नमेंट को कोई शिप बिल्डिंग करवानी है कि हाँ भाई लड़ाकू जहाज बना दो या कुछ भी बना दो, तो ये नहीं कि हाँ भाई एकदम से ऑर्डर निकाला और ये लो जी 2 साल में बन गया, नहीं। पहले तो ऑर्डर निकालने में इतना टाइम लग जाएगा, उसके बाद ऑर्डर निकालने के बाद कंपनी को देंगे, वहां पे पता नहीं कितनी सारी कंपनी अप्लाई करेंगी, उनमें सिर्फ एक कंपनी को छाटना, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना, प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लेंथी होता है और इसी में कई प्राइवेट कंपनीज की हालत खराब हो जाती है। इसी वजह से गवर्नमेंट कंपनीज को मैंने कहा था कि थोड़ा सा ज्यादा आप फोकस में रख सकते हो। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, लार्ज बजट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन, ठीक है। Long project cycles, defense projects have long gestation period, often taking several years from concept to deployment. Technological dependency, reliance on the import for advanced system can limit a nation's self-reliance and strategic autonomy. तो आप देख ही सकते हैं जो भी टेक्नोलॉजी होती है, देखिए डिफेंस में एक तो होती है टेक्नोलॉजी और एक होती है हथियार। तो टेक्नोलॉजी तो और भी ज्यादा खतरनाक चीज है, जो कि कोई भी देश इतनी इजी तरीके से किसी भी और देश को अपनी टेक्नोलॉजी देता नहीं है। स्पेसिफिक फॉर इन्वेस्टर्स के लिए प्रोज, अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ सेक्टर विटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल स्पेशली विद गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इंडिजिनेशन, स्टेबल डिमांड ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। कॉन्स भी हैं इन्वेस्टर्स के लिए कुछ, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन विद इन द सेक्टर, हाई अपफ्रंट कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री, ethical consideration related to the nature of the industry, potential for market volatility based on government policies and the global event, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोज एंड कॉन्स थे डिफेंस सेक्टर के, प्लस इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए इसके लिए भी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हुए हैं ताकि इजीली कवर कर सकूं मैं इनको। तो वाई इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर, निवेश क्यों करना है? सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर, जिससे घरेलू कंपनियों को मजबूत ऑर्डर बुक मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक्सपोर्ट ना भी करें तब भी इंपोर्ट ही अगर इंडिया जैसे रशिया से 36% है उसको 2-3% या 4% तक भी ले आए
तब भी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 36% वो हटा दे, और भी देशों से करते होंगे। इंक्रीजिंग बजट, देश की सुरक्षा जरूरतों के लिए सरकार द्वारा रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी, ये भी हमने देखा था। मॉडर्नाइजेशन नीड, सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए नई टेक्नोलॉजी उपकरणों की लगातार बढ़ती मांग, जैसा कि आपको पता ही है जियो पॉलिटिकल टेंशन अलग लेवल की चल रही है आजकल। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल, भारतीय रक्षा कंपनी के लिए निर्यात के नए अवसर खुल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, रक्षा सौदे अक्सर लंबी अवधि के लिए होते हैं, जिससे कंपनी को एक स्थिर रेवेन्यू का अनुमान रहता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है जिसको आप अगर आप डिफेंस सेक्टर में जा रहे हो तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। हाउ टू इन्वेस्ट की बात करें, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, तो व्हाट इज इट, आप सीधे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। की कंपनीज जैसा कि चार्ट में हमने पहले भी देखा था, HL, BL, BDL, मास्डोडाव, डेटा पैटर्न्स, ये सब एग्जांपल के लिए हैं, ठीक है। इनको आपको खुद से स्टडी करना है, ठीक है। प्रोज की बात करें, हाई रिटर्न, सही स्टॉक चुनने में बहुत ज्यादा मुनाफे कमाने की संभावना है। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप 2047 तक का व्यू लेके चल रहे हैं तो आपका पैसा बनने ही वाला है अगर आप अच्छी कंपनी में है। फुल कंट्रोल, निवेश पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं। कॉन्स क्या है, हाई रिस्क, एक ही कंपनी में निर्भरता के कारण जोखिम बहुत ज्यादा हो जाता है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ही कंपनी में पैसा लगाएंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। रिक्वायर्स रिसर्च, हर कंपनी पर गहरी रिसर्च और लगातार निगरानी की जरूरत होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, और ये जरूरी भी है। आपको हर 3 महीने में जो नंबर्स आते हैं उन पे खासा फोकस करना है, ठीक है। बेस्ट फॉर अनुभवी निवेशक जो जोखिम ले सकते हैं और रिसर्च के लिए समय दे सकते हैं। वीआ म्यूचुअल फंड, जो कि आपने देखे भी होंगे, आप ऐसे फंड में निवेश कर सकते हैं जो अपना पैसा कई डिफेंस कंपनी में लगा जाए। जैसे एग्जांपल, अगेन यहाँ पे एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। HDFC डिफेंस फंड, आदित्य बिरला, ठीक है, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, ठीक है। प्रोज क्या है इनके, डाइवर्सिफिकेशन, आपका पैसा कई स्टॉक्स में बढ़ जाता है जिससे जोखिम कम हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड मैनेजर आपके लिए रिसर्च और स्टॉक चुनने का काम करते हैं। इजी फॉर बिगनर्स, SIP के जरिए छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर आप 2047 तक का विजन रख सकते हैं तो मुझे लगता है SIP भी एक अच्छा जरिया हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए 2047 तक लगातार इस सेक्टर में ग्रोथ तो आने ही वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि बीच में कभी कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हो सकता है उनका थोड़ा सा स्टांस चेंज हो जाए और थोड़ी सी डी ग्रोथ या थोड़ी सी हो सकता है कंसोलिडेट करे। लेकिन हाँ, अगर आप इस बात में विश्वास करते हो कि इंडिया एक डेवलप नेशन या इंडिया एक सुपर पावर बनेगा तो डिफेंस का बजट हमारा बढ़ने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर वो रोकेंगे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो सकता है। लोअर कंट्रोल, आपका इस पर नियंत्रण नहीं होता है कौन से स्टॉक खरीदें या बेचें, ठीक है, यही खराब बात है, ठीक है। बेस्ट वे आप देख सकते हैं, बेस्ट वे क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन, ज्यादातर निवेशक विशेषकर नए लोगों के लिए म्यूचुअल फंड या ETF के माध्यम से निवेश करना बेहतर और सुरक्षित तरीका है। रीजन या डाइवर्सिफिकेशन का लाभ देता है जिससे आपका जोखिम स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है और आपका प्रोफेशनल फंड मैनेजर का फायदा मिलता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिए, ठीक है। और आपको इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जाते जाते एक क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में हमने जितने भी स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं उनको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही देखना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी बाय सेल या होल्ड करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।